नमस्ते जनाब, एडेक्सल फिजिक्स सर इमरान यामीन। और आज हम जनवरी 2023 और उसमें यूनिट नंबर 3 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू ये है कि हम पेपर के ऊपर लिख नहीं सकते। वेबसाइट ने इसके ऊपर प्रोटेक्शन दी हुई है, इसलिए हमें बराबर में येलो पेज के ऊपर काम लिख लिख के करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन करेंगे। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट ये है कि एक ओम मीटर दिया हुआ है। इस ओम मीटर के ऊपर रीडिंग हमें नज़र आ रही है 0.289 मेगा ओम। और क्वेश्चन ये है कि बताइए इस ओम मीटर की रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि ये मीटर कम से कम कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है। तो कम से कम रीडिंग मेजर करने का मेथड ये होता है कि हम डेसिमल के बाद इसमें जितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो मैं इसके अंदर 3 0 लगाऊंगा। और 3 0 लगाने के बाद जो कोने वाला जीरो है उसको हमेशा 1 से रिप्लेस कर देंगे विथ सेम यूनिट। तो ये इसकी बन जाएगी रेजोल्यूशन। ठीक। और इसी रेजोल्यूशन को नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में रेजोल्यूशन पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अनसर्टेनिटी बताएं। तो अनसर्टेनिटी आप जानते हो कि जो रेजोल्यूशन होती है ना बेटा, उस रेजोल्यूशन को अगर हम हाफ कर दें तो इट बिकम्स अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। तो बताइए अगर मैं 0.001 को हाफ करूंगा तो ये बन जाएगा 0.0005। ये इसको मैंने हाफ कर दिया, रेजोल्यूशन का हाफ। इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये तो उस मेजरिंग डिवाइस की अनसर्टेनिटी हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रही मेजरिंग डिवाइस की अनसर्टेनिटी नहीं, बल्कि हमें चाहिए। अच्छा ये अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये अब्दुल रहमान साहब ने भी हमारे लिए कोई एक पेपर निकाला है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर पैना में बना हुआ आ गया है, और ये बड़ी आसानी रहेगी। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। आपने एक अच्छा सा पेपर हमें निकाल दिया। अब इसके ऊपर लिख लिख के हम लोग आराम से भगा सकते हैं गिलास को। तो अभी हम लोग रेजोल्यूशन चेक कर चुके हैं। इसकी रेजोल्यूशन थी 0.001 और यूनिट थी इसकी मेगा ओम। अब कह रहे जनाब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले अनसर्टेनिटी निकालो इस डिवाइस की, कि इस डिवाइस में अनसर्टेनिटी कितनी है। तो याद रखिएगा अनसर्टेनिटी ऑफ डिवाइस होती है रेजोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ रेजोल्यूशन। तो जब आप हाफ ऑफ रेजोल्यूशन कर लोगे तो इट बिकम्स 0.0005। इट इज द अनसर्टेनिटी एंड नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो जो मेजरमेंट है वो रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस की ये इट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, and if we multiply this fraction with 100 then it is converted into percentage uncertainty. तो delta r इस measuring device की uncertainty है, that is 0.0005 divided by the reading on the screen. The reading on the screen it is 0.289, and if you multiply with 100 then it converts into percentage uncertainty, and the percentage uncertainty in this measurement is 0.173। अच्छा, हम लोग यूजुअली बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो इस 0.173 को अगर मैं 1 SF में लेके जाऊं तो मेरे ख्याल में इसको 0.2% लिखना चाहिए। लेकिन आपकी मार्किंग स्कीम में यही वाला आंसर लिखा हुआ है 0.173। तो मैं मार्किंग स्कीम वाले को मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आपकी मार्किंग स्कीम में यह आंसर लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इन जनरल ये पढ़ाते हैं कि अनसर्टेनिटी को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर आपके सामने इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में हो ये रहा है कि दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। it is electrode number 1, it is electrode number 2, and between these two electrodes there is a page। और इस पेज पर, इस ग्राफ पेपर पे इन्होंने ग्रेफाइट की पेंसिल से शेडिंग कर दी है। तो दिस इज द शेडेड रीजन between the two metal electrodes। it is the shaded region, and this shaded region is shaded by graphite pencil। और ग्रेफाइट पेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड डिटरमाइन
एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द थिकनेस ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल शेडिंग। आपने थिकनेस ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल शेडिंग को मेजर करना है और द मेथड शुड यूज अ सुटेबल ग्राफ, और उसके लिए हमें ग्राफ भी यूज करना है, एंड इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो 4 मार्क क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे? तो मेरे ख्याल में अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल वे में सवाल देखे और रेजिस्टिविटी का टर्म ना पड़े, तो बच्चा बोलेगा यार आपने सर सिंपली इसकी थिकनेस मेजर करनी है। अब थिकनेस के लिए सर दो चीज़ें होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रूलर से लेंथ मेजर कर ले, ब्रेथ मेजर कर ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है जनाब। और मल्टीप्लाई करके तो लेंथ इंटू ब्रेथ में ये तो खाली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, थिकनेस। तो थिकनेस तो खाली रूलर से आ जाएगी, लेकिन क्या रहा नहीं नहीं, रूलर से थिकनेस तो आ जाएगी। आपने ग्राफ मेथड यूज करना है, और द थिकनेस ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल शेडिंग कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम अ नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले को भी दिमाग में लेकर आना है। तो आप देखिए जब क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की टर्म आ गई, तो आपके दिमाग में ये वाली बात आना चाहिए, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर एरिया, ठीक है ना, एल ओवर एरिया। अब इसके अंदर आपको निकालनी है थिकनेस, ठीक है। और थिकनेस निकालने के लिए, थिकनेस का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के अंदर जाहिर सी बात है कि अगर मैं ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर कर लूँ, जरा क्वेश्चन को समझिएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर करूंगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक। लेंथ मैं वेरी करूंगा, मैं लेंथ को वेरी करूंगा, और लेंथ को जब मैं वेरी करूंगा, तो लेंथ कैसे वेरी होगी सर? लेंथ वेरी करने का मेथड ये है कि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, इन मेटल इलेक्ट्रोड को फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रख दूँ, तो इन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम डिस्टेंस है। अच्छा, अगर मैं इसी मेटल इलेक्ट्रोड को यहाँ से डिस्प्लेस कर दूँ, थोड़ा इधर कर दूँ, तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, लेंथ कुछ और हो जाएगी, लेंथ कुछ और हो जाएगी, लेंथ कुछ और हो जाएगी। तो मैंने लेंथ को चेंज करना है, और जब मैं लेंथ चेंज करूंगा, तो लेंथ चेंज करने से आप देखिएगा कि नीचे जो ओम मीटर लगा हुआ है, उस ओम मीटर की रीडिंग में भी वेरिएशन आएगी। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वी विल चेंज द लेंथ ऑफ ग्रेफाइट लाइन, and by changing length of graphite line, there will be change in resistance. This resistance is measurable by ohm meter, this length is measurable by ruler. You are given the value of resistivity, then obviously you can calculate area. तो आप क्या करें, पहले तो उसको ना इस फॉर्म में लेकर आए, पहले उसको रेफरेंस दें कि r इज इक्वल टू रॉ एल ओवर एरिया, ठीक है जी। फिर आप क्या कीजिए, इस एरिया को लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आ जाए, सब्जेक्ट बना दें, एंड एरिया इज इक्वल टू रॉ, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें पता है, एंड देन एल ओवर आर, ठीक। अब उसने कहा है ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किसके दरमियान बनाएंगे सर? ग्राफ बनाएंगे लेंथ और आर के बिटवीन। मैं लेंथ को वेरी करूंगा, लेंथ को कैसे वेरी करूंगा? जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बिटवीन का जो गैप है, दिस गैप इज लेंथ, दिस गैप इज लेंथ। इस लेंथ को मैंने वेरी करना है, और इस लेंथ को वेरी करके, लेंथ को वेरी करके जो रेजिस्टेंस ओम मीटर में वैल्यू आ रही है कि वो उस वैल्यू को बेटा मैंने बार बार नोट करना है, ठीक है। और फिर उन दोनों के बिटवीन क्या बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा जरा सुनिए, सबसे पहले मैं रूलर से पहले एरिया निकालेंगे, जब एरिया आ जाएगा तो उस एरिया के अंदर विड्थ इनटू थिकनेस डाल दूंगा। मैं भी आपको बताता हूँ, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले एरिया ही निकालना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं जरा सुनिएगा। सर सबसे पहला काम, तो ये वैसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ कि सबसे पहला काम मैं रूलर से दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन की लेंथ मेजर करूंगा। तो लिखिएगा, मेजर दी लेंथ बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स बाय रूलर, ठीक। रूलर से पहले मैंने लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। लेंथ मेजर करने के बाद, लेंथ मेजर करने के बाद अब मैंने लेंथ मेजर कर ली, और इस लेंथ को लेकर अब मैं ओम मीटर से रेजिस्टेंस
कैलकुलेट करूंगा या मेजर करूंगा। तो फिर मैंने नोट करा, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ आर बाय ओम मीटर। ओम मीटर लगा हुआ है बेटा, उस ओम मीटर में से आर की वैल्यू मैं बार बार कैलकुलेट करूंगा। पहले तो एक रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक। उसके बाद मैं बोलूंगा टेक टेक एटलीस्ट 5 रीडिंग्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा टेक 5 रीडिंग्स ऑफ चेंज्ड एल एंड आर, ठीक है जनाब। आप लेंथ की वैल्यू को चेंज करोगे तो बाजार से बार बार आर की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक। तो लेंथ और आर, इन दोनों की आपने 5 वैल्यूज ले ली। उन 5 वैल्यूज से अब आप बनाओगे प्लॉट अ ग्राफ। तो नेक्स्ट बात होगी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन बिटवीन एल एंड आर। अच्छा, इसमें एल ऊपर होना चाहिए, आर नीचे होना चाहिए, तो मैंने लिखा है एल को रखिएगा वाई एक्सिस पे, और जो आर की वैल्यूज आ रही हैं उनको रखिएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है जनाब। ये आपने ग्राफ बना लिया, और जब ग्राफ बना लिया तो ग्राफ बनाने के बाद आखिरी पॉइंट अब मैं पहुंच रहा हूँ कि ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, आपको पता है टू क्वांटिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, देन दिस रिजल्ट गिव्स यू द ग्रेडियंट वैल्यू। तो L over R is the gradient value, L over R is the gradient value। तो मैं बोलूंगा the the gradient of line multiplied by resistivity gives you area, एरिया। और जब एरिया आ जाएगा, ठीक है जनाब, एरिया आ जाएगा तो उसी एरिया से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, विड्थ, विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो विड्थ होगी ना, इस विड्थ के अंदर अगर मैं इस डायग्राम को आपसे बोलूँ ये जो बीच में दर हकीकत ये तो शेडिंग एरिया है ना, शेडिंग एरिया, ये तो शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया आपको 2 डायमेंशन में नजर आ रहा है, मानते हो 2 डायमेंशन में नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको यार 3D में दिखाओ, तो 3D में पता है क्या चक्कर हो रहा है, 3D में होता ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिखाऊं, तो दिस शेडेड रीजन एक्चुअली इन दिस फॉर्म, थोड़ा सा मैं क्रॉस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वो शेडेड रीजन है जिसको मेरे ख्याल में मैंने 3D में ड्रॉ करने की कोशिश किया। अब इस 3D के अंदर जरा नोट कीजिएगा, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, ठीक है। और जहां से करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर आप देखिए ना, तो करंट दर हकीकत इस एरिया में से फ्लो कर रहा होगा, दिस एरिया वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज ए, and this a is equal to this is the thickness and it is the width, ठीक है ना। हाँ, वो हो सकती है, वरना इसके बगैर आप बताइए ना एरिया कैसे बनेगा, अब मुझे खुद बताइए एरिया कैसे बनेगा। तो ये जो पेंसिल है, पेंसिल से हमने इतनी मोटी लेयर बनाई है, आप ये समझ लो कि जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल पर ये आपको और इजी वर्डिंग में कहूँ कि जिस तरह हम लोग केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखवा रहे होते हैं, तो जो हमारे हाथ में पेंसिल होती है, उस पेंसिल से, जिस पेंसिल से हम लिख रहे होते हैं, जेली होती है, उस जेली की थिकनेस बनती हुई आती है ना। तो इसी तरह आप समझ लो कि ये भी जो ग्रेफाइट की शेडिंग है, ये उस जेली की तरह है जिसमें थिकनेस भी है, उस थिकनेस मल्टीप्लाई विद एक्चुअली इट इज द एरिया। तो बाय यूजिंग ग्राफ और बाय यूजिंग this calculation we have calculated this area, and this area includes width into thickness, ठीक है जनाब। अब इनको चाहिए तो ये था मेरे ख्याल में कि खाली एरिया कैलकुलेट करवाते थे काफ़ी होता, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने घुमा दिया है और आपसे कह रहे हैं कि आपने थिकनेस मेजर करनी है। अब थिकनेस के लिए ये तो मैंने आपको 3D वाली बात बताई है, इस 3D वाली बात को ज़रा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना इसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है भाई। तो दर हकीकत बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग ग्राफ, वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया of the region in which the current is flowing, but we have to calculate the thickness, and thickness is equals to
t, sorry, we have to calculate width, and width multiply thickness, it is equal to area. if you are given the value of thickness की वैल्यू इनको देना चाहिए, क्योंकि अगर थिकनेस की वैल्यू नहीं देगा तो आप विड्थ निकाल ही नहीं सकते। थिकनेस की वैल्यू इसने कहीं लिख के दी हुई है या कुछ इसके बारे में गुफ्तगू की गई है? देखिए ऊपर कहीं लिखा है, एज स्टूडेंट यूज द ग्रेफाइट पेंसिल टू शेड इन एन एरिया ऑफ ग्राफ पेपर, थिकनेस ऑफ द शेडिंग वाज यूनिफॉर्म, बस इसने ये बता दिया थिकनेस इज यूनिफॉर्म, बस ये नहीं, लेकिन देख लें थिकनेस की वर्डिंग इसने बताई है कि थिकनेस इज यूनिफॉर्म, थिकनेस यूनिफॉर्म है, और थिकनेस यूनिफॉर्म रखते हुए, ठीक है जनाब, उस थिकनेस को हमने मेजर करना है, पर इस थिकनेस में विड्थ, अच्छा थिकनेस हमने मेजर करनी है, विड्थ तो हम लोग यार रूलर से मेजर कर लेंगे ना, ठीक है, थिकनेस मेजर करनी है, थिकनेस का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट दिस टी, हमें ये वाला टी मेजर करना है, ये वाला टी, अच्छा बेटा अनस ये वाला टी मेजर करना है, ये वाला टी मेजर करना है, विड्थ तो जाहिर सी बात है बाय रूलर आप मेजर कर लोगे, ठीक है ना, हाँ ये वाली जो विड्थ है ये तो बाय रूलर आ जाएगी, तो ये वाली बात भी मैं लिख देता हूँ आखिर में, क्योंकि इस वाली बात से भी कंफ्यूजन आई है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, विड्थ, हाँ हाइट है, विड्थ कैन बी मेजर्ड बाय रूलर, बल्कि ऐसा करना है जरा सुनिए, ये सेंटेंस की बचत करना चाह रहा हूँ मैं, और सर क्योंकि जगह है नहीं इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा मेजर द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मेजर द विड्थ एंड लेंथ, ठीक है ना, आपने क्या करनी है विड्थ मेजर करनी है, और वो विड्थ भी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ही है बाय रूलर, ठीक है, तो विड्थ मैंने शुरू में मेजर कर ली, जब विड्थ मेरे पास आ गई तो विड्थ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, विड्थ मेरे पास ऑलरेडी पहले पहले पॉइंट में मौजूद है, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थिकनेस, थिकनेस आप इस मेथड से पूरा का पूरी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है अनज बेटा, बात समझ में आती है? हाँ हाँ, हाँ हाँ, थिकनेस किस तरह से आएगी, या ये बताओ ना, आपने इस फॉर्मूले में से ग्रेडियंट को आपने पहले निकाला, ग्रेडियंट, ये एन ओवर आर इट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करा रेजिस्टिविटी से, उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे पता चल गया एरिया, इस एरिया में छुपा हुआ है, इस एरिया में छुपी हुई है विड्थ एंड थिकनेस, इस एरिया में छुपी हुई है एरिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू विड्थ, नहीं लेंथ नहीं छुपी हुई, लेंथ को तो मैं ग्रेडियंट में लेके जा चुका हूँ, लेंथ तो ये वाली चीज है बेटा, लेंथ तो ये वाली चीज है, दिस डायमेंशन इज लेंथ, दिस डायमेंशन इज लेंथ, ये लेंथ है, ये चीज विड्थ है, लेंथ और विड्थ मैंने बाय रूलर मेजर की है, बाय फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेट एरिया, एंड एरिया इज इक्वल्स टू विड्थ इनटू थिकनेस, अगर आपने थिकनेस कैलकुलेट करना है तो थिकनेस इक्वल्स टू जो एरिया आएगा उस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे विड्थ से, और ये विड्थ आप क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हो कि यू हैव मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो विड्थ और लेंथ आपने पहले से मेजर की हुई है, लेंथ तो ग्रेडियंट और ग्राफ में चली जाएगी, और वो वेरिएबल है, वो बार बार चेंज हो रही होगी, लेकिन विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट, इफ यू हैव मेजर्ड विड्थ वंस देन ऑब्वियसली एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ इट विल गिव यू द थिकनेस ऑफ द शेडिंग पेंसिल, ठीक है बेटा अनस? हाँ फिर तो जाहिर सी बात है, जब उसने वो शर्त लगा दी और 4 नंबर लगा दिए, अगर इसने 4 नंबर नहीं लिखे हुए होते ना, और लिखा हुआ होता इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, तो कौन, लेकिन लेकिन एक बात बताएं, एक बात बताएं, चल मैं ये एडेक्सल वाले को फेवर करने जा रहा हूँ, हमें निकालनी है लाइन की थिकनेस, अब थिकनेस के लिए लेंथ और विड्थ तो आप रूलर से मेजर कर सकते हो, विड्थ तो रूलर से मेजर नहीं होगी ना, क्योंकि विड्थ तो बहुत बारीक होगी, ये तो माइक्रोमीटर से भी नहीं मेजर होने वाली, अब आप बताइए ना, ये वही वाली बात आ गई ना कि जो लाइन आपने बनाई है, वो लाइन आपने लाइन बनाई है ना, जो पेंसिल से आप किसी पेज के ऊपर लाइन बनाते हो, उस लाइन की थिकनेस आपको नजर आती है, विजिबल होती है, आप बताओ, थिकनेस नहीं होती ना, अगर उसको 3D में भी देखो, ये तो 3D मैंने पिक्चर बना दी जिसमें विड्थ मैंने हाईलाइट कर दी, सॉरी थिकनेस को मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये थिकनेस वैसे तो नजर नहीं आती, तो थिकनेस तो जाहिर सी बात है बेटा ग्राफ से ही निकलेगी, तो एडेक्सल बोर्ड वाले ने सही सवाल बनाया है कि आप विदाउट ग्राफ विदाउट दिस मेजरमेंट यू कैन नॉट मेजर द थिकनेस ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया निकालना है, पहले एरिया निकालना है, एक्सपेरिमेंट से एरिया निकालना है, और उस एरिया के अंदर क्योंकि हमने विड्थ पहले से मेजर की हुई है, तो एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ इट विल गिव यू द थिकनेस, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या रहे, हाँ बोले, खाली स्केल से थिकनेस थोड़ी निकल सकती,
थिकनेस थोड़ी निकल पाएगी ना, थिकनेस कहाँ से निकल सकती है? जो आपने पेंसिल के ऊपर कोई लाइनें बनाई और वो बोलूँ इस लाइन की थिकनेस है, विड्थ नहीं। यानी कि अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, हाँ, वैसे तो थिकनेस के लिए तो मैं अगर आपसे बोलूँ मुझे पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, तो पेपर की थिकनेस मेजर करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि एक पेपर के बजाय 20-25 पेपर ले लो, ताकि वो अच्छा खासा थिक हो। और थिक होने के बाद उसके बाद फिर माइक्रोमीटर में उसको रख के उसकी थिकनेस निकाल लो और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर कर लो, तो एक पेपर की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है ना? इस तरह का सवाल हम लोग पहले कर भी चुके। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि कोई सिस्टमेटिक एरर हो आपके मेथड में। तो आप जानते हो सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है ऐसा एरर जो फिक्स्ड एरर हो, ठीक है ना, और उस एरर की वजह से आपकी रीडिंग में बार बार गलती आ रही हो। तो फिक्स्ड एरर में आप जीरो एरर, और कौन सा डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हो जिसके अंदर जीरो एरर हो सकता है? तो हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ओम मीटर में, तो जीरो एरर ऑफ ओम मीटर, इट इज अ सिस्टमैटिक एरर। ठीक। इसके अलावा भी अगर हम मार्किंग स्कीम सामने खोल के बैठे हुए हैं और उसमें भी कोई और बात लिखी हुई है तो बच्चों को सिखा देना चाहिए। और वो बात यार ये है कि जब कभी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लगाते हैं, या आपने देखा होगा तार में कभी भी किसी जगह पे जोड़ लगाते हैं, तो जो जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट पर हमेशा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होती है वो कैलकुलेशन में कहीं आ नहीं रही होती। ठीक। तो इट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक एरर। तो इसके अंदर भी सिस्टमैटिक एरर हम ये वाला कह सकते हैं कि देयर इज अ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस between electrodes and pencil shading, there is a contact resistance between electrodes and crocodile clips। तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये वाला एरर भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक। एक और बात मार्किंग इसकी में लिखी हुई है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि दीज आर पैरेलल, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिकल करते हो और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन के गैप को कम या ज़्यादा कर रहे होते हो, तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, और अगर वो थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स नॉट रिमेन पैरेलल एंड इट कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस, इट कैन अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट के अंदर ये अफेक्ट डाल सकता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर उसने एक नंबर का सवाल पूछ रहा है तो कोई एक बात भी लिख दोगे तो मेरे ख्याल में काफी है, लेकिन मैंने तीन बातें सुनाई है और तीनों बातें मार्किंग स्कीम सामने रख के सुनाई है कि भाई बच्चे के दिमाग में ये वाली बातें भी डाल देना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग जब पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ पेपर नहीं सॉल्व कर रहे होते, बच्चे को पॉसिबिलिटीज सिखा रहे होते हैं। तो पॉसिबिलिटी में ओम मीटर का जीरो एरर, नंबर टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, नंबर थ्री इलेक्ट्रोड्स मे नॉट बी पैरेलल। जी बढ़ाना साहब कोई बात कह रहे थे? ठीक है। अरे चलिए ये क्वेश्चन नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खत्म हो गया। ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर ये कह रहे हैं जनाब कि वी हैव अ सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर क्या चीज़ होती है? सर सिग्नल जनरेटर आप समझ लें कि जिस तरह हम अपने मोबाइल सेट के अंदर जब कोई कॉल आती है तो आपने देखा होगा वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या देते हैं? वाइब्रेटर। तो ये भी सिग्नल जनरेटर तरह की का एक वाइब्रेटर होता है जो वाइब्रेट करता है, और इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो सिग्नल जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज एक्चुअली अ वाइब्रेटर विच कैन प्रोड्यूस साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। मैं अपनी मर्जी से इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ। एंड नाउ दिस सिग्नल जनरेटर इज कनेक्टेड विद टू लाउड स्पीकर, और दोनों लाउड स्पीकर को एक ही जनरेटर से कनेक्ट किया गया। द क्वेश्चन इज स्टेट अ रीजन फॉर कनेक्टिंग बोथ लाउड स्पीकर। बताइए दोनों लाउड स्पीकर को सेम सिग्नल जनरेटर से क्यों कनेक्ट किया गया? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये वाली बात सिखाते हैं कि अगर कभी भी लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी करना हो तो लाइट के दोनों सोर्सेज में कोहेरेंस होना जरूरी है, और कभी भी सोरेंस कोहेरेंस पैदा करने के लिए टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड। तो यंग ने हमें सिखाया कि अगर आप लाइट का एक सोर्स लें उसको दो स्लिट्स में से पास कराएं तो उनके बिटवीन में कोहेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है। Otherwise, if you use two different light sources, you can never produce phase coherence. But in this example, we are using sound, and sound can be produced by two different loudspeakers, but their source must be same. तो इस क्वेश्चन में भी देखिए सिग्नल जनरेटर इज द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड एंड टू लाउड स्पीकर्स आर कनेक्टेड विद द सिग्नल जनरेटर। द क्वेश्चन इज वाई
both loudspeakers are connected with the same signal generator. So its answer is to produce phase coherence. हम क्या करना चाहते हैं, दोनों लाउड स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस साउंड में हम चाहते हैं कि उन दोनों में फेज कोहेरेंस होना चाहिए. तो मुश्किल जुबान में टू प्रोड्यूस फेज कोहेरेंस. और अगर आप बोले सर इसको आसान करके बोले, तो आसान करके मैं यूं बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि दोनों लाउड स्पीकर से जो साउंड पैदा हो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की वेवलेंथ शुड बी सेम. तो आप यूं इजी वर्डिंग में कह सकते हैं टू प्रोड्यूस सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ऑफ साउंड. हम ऐसी साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शुड बी सेम. और मुश्किल वर्डिंग में टू प्रोड्यूस फेस कोहेरेंस. अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें डर लगता है कि कहीं जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके लिए कोई चीज़ इसके अंदर खतरनाक तो नहीं है. तो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई अ हेल्थ एंड सेफ्टी इशू फॉर द स्टूडेंट. कोई स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है तो उसको किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. तो याद रखिएगा कि कभी भी साउंड का एक्सपेरिमेंट हो, लाउड स्पीकर का एक्सपेरिमेंट हो, तो साउंड से हमें यही खतरा हो सकता है कि कहीं साउंड इतनी ज़ोरदार प्रोड्यूस ना हो जाए कि किसी स्टूडेंट के कान को ख़राब कर दे. सही है ना. तो कान खराब करने से अगर बचाना है तो क्या करें, तो हम बच्चे से कहेंगे भाई कि अपने कान में साउंड को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है जनाब, एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लग्स लगा लें, तो जिसको हम लोग एयर प्लग्स कहते हैं. तो अगर आप एयर प्लग्स लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन प्रिवेंट योर एयर ड्रम फ्रॉम लाउड साउंड. ठीक. दूसरी बात, जो जिस सोर्स से आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, होना तो यही चाहिए कि उसकी साउंड को पहले बिल्कुल शुरू में जीरो कर दें और एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसकी साउंड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू करें. तो जो लिखने वाली बात है इसके अंदर, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं यूँ लिखना चाहूँगा कि अ लाउडर साउंड, बस बस सही है. अगर आपको बात समझ में आगे तो आगे जाने दें. और इसको बचने के लिए क्या करेंगे, हम एयर प्लग्स लगा देंगे. ठीक है, एयर प्लग्स लगा देंगे, वेयर एयर प्लग्स. ठीक है, बस एयर प्लग्स लगा देंगे तो उससे आपकी बचत हो जाएगी. और आखिरी बात के साउंड को शुरू में बिल्कुल हल्का रखें, उसके बाद ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ाएं. अच्छा, अब जरा आ जाइए बी पार्ट में. बी पार्ट के अंदर यार ये कह रहे हैं कि अगर आपको वाला टॉपिक याद हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा कि दोनों सोर्सेज से जो लाइट पहुंचती है यहाँ पर, उन दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो होता है. जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बनती है. खैर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज तो नहीं बनेगी, यहाँ पे साउंड का एक्सपेरिमेंट है, तो कहीं पे लाउडर साउंड आएगी और कहीं पर हल्की साउंड आएगी. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि दीज आर पोजीशंस ऑफ लाउडर साउंड. जहां जहां तेज आवाज आ रही है उन तेज आवाज वाली पोजीशंस को उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि इन पोजीशंस के ऊपर लाउडर साउंड आ रही है. ठीक. अच्छा, फिर आपको जरा याद कीजिएगा वहाँ पे जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाते थे, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन का जो गैप होता था उसको कहते थे फ्रिंज स्पेसिंग. और फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला होता था लैम्डा डी ओवर ए. लैम्डा वेवलेंथ होती थी, डी स्क्रीन से सोर्स तक का डिस्टेंस होता था, ए इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस होता था. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आता है और आना चाहिए. इसी तरह इसके अंदर भी कह रहे हैं कि जिस तरह वहाँ फ्रिंज स्पेसिंग थी, इसी तरह दो लाउडर साउंड्स के बिटवीन का जो गैप है उस गैप को उन्होंने डब्ल्यू से शो किया हुआ है. तो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया. अब हम क्वेश्चन को प्लान करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है. कह रहे हैं डिटरमाइन एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द सेपरेशन डब्ल्यू ऑफ द मैक्सिमा. So these are positions of maxima and now we have to determine W कैलकुलेट करना है. तो W कैलकुलेट करने के लिए एक आसान सी बात, तो बहुत इजी बात ये है कि सर 0.85 में से 0.22 को माइनस कर दें. ठीक है जनाब, 0.85 में से 0.22 को माइनस करेंगे, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ W. अब अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता ना तो ये चल जाता, लेकिन अब चक्कर यार ये है कि ये है 3 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है जनाब, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसके अंदर कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी लंबी करना पड़ेगी. ठीक. और कैलकुलेशन लंबी करने में पहले तो हम कॉन्सेप्ट दे दें कि डब्ल्यू है क्या. तो डब्ल्यू है सेपरेशन बिटवीन टू लाउडर साउंड. तो इफ यू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस, सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन. अच्छा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, लिखने में मुझे तो लग रहा है यार मैं बहुत लंबा टाइम लगा रहा हूँ,
ज़्यादा अच्छा ये नहीं होता कि अगर हम इसकी भी मार्किंग स्कीम अगर बराबर में खोल लें और जो चीज़ बिल्कुल सिंपल सी है जिसमें कोई समझाने वाला काम नहीं है उसको जल्दी से सुना के हम आगे बढ़ जाएं, बजाय इसके कि हम बच्चों की तरह लिखें और लिखने में लंबे लंबा टाइम लगाएं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर है, ये भी क्वेश्चन पेपर है, इसमें से कोई मार्किंग स्कीम जरा मुझे गाइड कीजिए, कौन सी वाली मार्किंग स्कीम है? ये तो दोनों पेपर है। अच्छा, सेपरेट सेंड की थी आपने, ये इस पर आ जाते हैं। और ये वाली आपने मेरे ख्याल में मार्किंग नहीं आ रही, मैंने फिर पेपर का बटन दबा दिया, ये मार्किंग स्कीम, ठीक है। और ये मार्किंग स्कीम वही वाली होगी जो हमें लिखने नहीं देगा। पीडीएफ इज ऑलरेडी इन यूज। अच्छा जी, ऑलरेडी इन यूज है, ठीक है। अरे जनाब, इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, 3 पॉइंट्स अगर लिखने की हम कोशिश करें तो पहला पॉइंट ये लिख रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, जो चीज़ मैं अभी रीड कर रहा हूँ ना, कोशिश करके उसको ऊपर वाली टॉप लाइन में ले आया करूंगा, क्योंकि उसको मुझे लिखने नहीं देगा तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बिटवीन का जो सेपरेशन है, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है जनाब। लेकिन आपको पता है कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और आप एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप सिर्फ दो के बिटवीन डिफरेंस लेने के बजाय ना, लास्ट और इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस का डिफरेंस ले लें, 3.33 माइनस 0.22, इट इज द टोटल सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। और इनके बिटवीन में गैप्स कितने आ रहे हैं, तो गैप आ रहा है 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर दें। मतलब आप इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ गैप्स 5 है, तो मार्किंग स्कीम में नजर आ ही रहा है जनाब, रिजल्ट आ जाएगा 0.62, ठीक। तो इसमें आपस की बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए इसको जरा जल्दी से आगे बढ़ाएं। उसके बाद कह रहे हैं जनाब डब्ल्यू आपने मेजर करना है, डब्ल्यू मेजर करने के लिए उसने एक फार्मूला लिख के दिया है, फार्मूला लिख के दिया है, सारी वैल्यूज उसने बराबर में लिख के दी हुई है, नीचे डी डी दे रहा है 4 मीटर है, एस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आप खुद मुझे बताइए कि इस वाले लाइन को अगर आप देखें बराबर में मार्किंग स्कीम में, तो साफ नजर आ रहा है कि फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करना है, और वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.17 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। अब जरा जल्दी से आगे आ जाए। The student expected a maximum intensity at the point equidistant from the loudspeaker. Suggest why there was actually a minimum intensity at this point. भैया ये वाली जो बात है ना, ये समझाने वाली बात है, ये इतनी आसान बात नहीं है कि मार्किंग स्कीम रीड करोगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको अब ये वाली बात समझाने जा रहा हूँ। बात जनाब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने ये कोई सोर्स नंबर 1 है और ये फॉर एग्जांपल सोर्स नंबर 2 है, ठीक है जनाब। इन दोनों सोर्सेज से जो वेव है वो पी पर यहाँ से भी आ रही है, पी पर यहाँ से भी आ रही है, और मैंने जानबूझ के ऐसा डिस्टेंस रखा है इन दोनों के बिटवीन में कि द पाथ डिफरेंस इज जीरो। और बताइए, अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो तो देयर शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लाइट का है तो देयर शुड बी अ ब्राइट फ्रिंज, साउंड का है तो देयर शुड बी अ लाउडर साउंड। कह रहे हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें मैं इसको खत्म कर देता। नहीं नहीं, बस जी, बस सिर्फ मैं सवाल पूरा कंप्लीट करके बच्चे को खत्म कर, 5 मिनट। अच्छा बेटा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जहाँ पे बेटा मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इनको रूम खाली करके देना है। तो अगर हम क्लास की जगह चेंज कर लेते हैं तो आपका ये सवाल भी पूरा हो जाएगा और फिर हमारी क्लास भी कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, आप लोग कभी मेरे साथ बैठे हुए हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करें, मैम मेरा दरवाजा खोल दीजिएगा, मेरे दोनों हाथ बिजी हो गए। हाँ। अच्छा जी, और बाहर चेयर भी रखी हुई इसके साथ। अच्छा बेटा, तो मैं कह रहा था जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कह रहे वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल है। तो अनस, आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो लेकिन वहां पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि कंडीशन उल्टी हो जाए। अनस बेटा बताएं, अनस आप बता सकते हैं। नहीं। अच्छा, अब्दुल रहमान, आपको तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं ऐसा पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन?
नहीं, अब्दुल रहमान को भी याद। अब्दुल रहमान आप हमारे साथ हैं या क्लास छोड़ चुके हैं? अब्दुल रहमान है ना? अच्छा जरा सुनिए अनस बेटा, ये वाली चीज आपको नहीं आती होगी, मैं बताने जा रहा हूँ। जरा एक बात जरा सीखिएगा। कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव का नॉर्मल फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव का फार्मूला होता है अगर पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इट इज अ नॉर्मल फार्मूला, ठीक। पर ऐसा हमेशा जब होता है जब दोनों वेव के सोर्स जब वेव प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो दोनों इन फेज हो। अगर वो दोनों इन फेज होंगे ना तब तो ये वाले फार्मूले यूज होंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। ये उस वक्त का फार्मूला है जो नॉर्मल फार्मूला है जब दोनों सोर्सेज वेव प्रोड्यूस करते वक्त इन फेज है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव के अंदर अगर साउंड का डिस्ट्रक्टिव है तो वहां पे साउंड गायब हो जाएगी ना। लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां लाइट गायब हो जाएगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। अच्छा इन फेज का, हाँ चले, मैं इन फेज के लिए आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल दूंगा, फिर आपको इन फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अगर किसी जगह फॉर एग्जांपल ये पानी भरा हुआ टैंक है, इस पानी से भरे हुए टैंक के अंदर एक स्टिक अनस के हाथ में और एक स्टिक अब्दुल रहमान के हाथ में, और मैंने दोनों बच्चों से बोला है कि यार आप दोनों ने पानी में स्टिक को एक साथ हिट करना है और एक साथ बाहर निकालना है। तो अनस और अब्दुल रहमान दोनों एक साथ पानी को हिट करेंगे, दोनों पानी से बाहर निकालेंगे, दोनों एक साथ हिट करेंगे, दोनों एक साथ बाहर निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा दोनों वाटर वेव के सोर्सेज आर इन फेज, ठीक है। और अगर वो इन फेज होंगे तो जो हम लोग इंटरफेरेंस नॉर्मल पढ़ते हैं उसी नॉर्मल इंटरफेरेंस को लेकर हम लोग फार्मूले लगा के सारी की सारी बातें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं, जरा गौर से सुनिएगा अनस बेटा, कि जिस टाइम पे अनस पानी को हिट करेगा अब्दुल रहमान स्टिक को बाहर निकाल लेगा, और जिस टाइम के बाद अब्दुल रहमान पानी को हिट करेगा अनस स्टिक को बाहर निकाल लेगा। तो अब आप बताइए दोनों पानी को एक साथ हिट नहीं कर रहे हैं, एक की स्टिक बाहर जा रही है तो एक की स्टिक अंदर आ रही है पानी के। तो दीज आर एंटी फेज सोर्सेज ऑफ वाटर वेव्स। अनस बेटा बात पकड़ाई में आती है? अनस एंटी फेज समझ में आता है ना? और जब एंटी फेज होगा ना, एंटी फेज, तो एंटी फेज के अंदर पता है क्या हो जाता है? एंटी फेज में होता बेटा ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव वाले फार्मूले होते हैं ना वो डिस्ट्रक्टिव में चले जाते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव वाले फार्मूले होते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिव में चले जाते हैं। यानी अगर दोनों इन फेज हैं, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, लेकिन अगर सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 दोनों एक दूसरे के एंटी फेज हो जाए तो सेम पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाए। क्या ये वाली बात समझ में आती है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो एंटी फेज का मतलब समझ में आता था आपको पहले से? अच्छा चलो, तो हो सकता है मैं बात पकड़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा रहा था उस टीचर ने कहा कि हमें लैब बंद करना है, जुम्मे की नमाज का टाइम हो रहा है, इसलिए हम उनकी तरफ दिमाग ज़्यादा चला गया, हम आपकी बात शायद सुन नहीं सके। अच्छा अब आप ज़रा इस वाली बात को अगर पकड़ लें तो इसका जो 2b का थर्ड पार्ट है लिखा हुआ है, द कनेक्शंस टू वन ऑफ द स्पीकर वर रिवर्स्ड, waves emitted from the two speakers are in anti phase। जो काम की बात है वो ये है कि दोनों स्पीकर से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी अगर वो एंटी फेज हो जाएं तो सेम पॉइंट पर जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था फिर आपको वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने लगेगा। तो आपको ये वाली बात अगर पहले से आती थी तो मैंने बिला वजह इसके ऊपर इतनी मेहनत कर डाली, तो ये वाली बात समझ। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, लेकिन जो जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन दी उससे भी आप लोग को सीखा ना। चले बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक। तो अब इस वाली बात को जहन में रखेंगे कि जब इन फेज होते हैं तो नॉर्मल फार्मूले होते हैं, और जब कभी एंटी फेज सोर्सेज हो जाएंगे तो फार्मूले ही उल्टे हो जाएंगे। अच्छा ये सी पार्ट पर आ जाए। सी पार्ट के अंदर पाथ डिफरेंस जो होगा ना, अब इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा। अब आप देखिए ना कि इसी ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर पाथ डिफरेंस जीरो है,
और हम लोग कह रहे हैं जीरो पाथ डिफरेंस के ऊपर तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, बट इफ द सोर्सेज आर इन एंटी फेज देन जीरो पाथ डिफरेंस विल आल्सो प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जीरो पाथ डिफरेंस पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो सोर्सेज एंटी फेज है। ठीक है, चलिए और आगे चलें, और आगे चलें। कह रहे जनाब द स्टूडेंट यूज दिस इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। To determine an accurate value for the speed of sound, the student would need to other apparatus. Explain what other apparatus is required. अच्छा देखिए स्पीड कैलकुलेट करना है। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v कैलकुलेट करना है और लैम्डा अभी अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में से ना, इसमें से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे? अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, इट इज डब्ल्यू। ठीक है ना, इट इज डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू आ गया। ठीक, एस और डी ये दोनों मेजरेबल है, आप आराम से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, तो लैम्डा ऊपर एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर लें, अब आप बताइए फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो क्या करें? तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो ना, तो एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी मीटर। जरा इस वाली लाइन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और उसने कहा है कि ऑपरेटर्स का नाम बताएं। तो मैंने लिख दिया जनाब कि यूज फ्रीक्वेंसी मीटर। और आपको याद होगा लास्ट पेपर में मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो उससे भी फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है, पर वो थोड़ा लंबी कहानी हो जाएगी। तो आपने उसने बोला खाली ऑपरेटर्स का नाम बताएं, एक्सप्लेन व्हाट अदर ऑपरेटर्स द स्टूडेंट वुड नीड। तो मैं लिखूंगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। Wavelength is already calculated in the last part of the question, so we need to determine frequency, and frequency can be measured by using frequency meter। frequency meter से आप frequency measure कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस दिन एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, और ये बात आप जानते होंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उससे भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। खुद बता रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गई। अगर स्पीड इंक्रीज हो गई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो याद रखिएगा सर अगर स्पीड इंक्रीज हो गई ना, स्पीड इंक्रीज हो गई, और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और सर अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ने से असल में वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो पहले तो जरा इस वाले सेंटेंस को बेटा यहाँ से पढ़िएगा, इस वाले मैंने दोबारा आपको कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री में करें जहाँ टेम्परेचर कम है, और फिर वही एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे कंट्री में करें जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है या वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है, और अगर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी ना तो साउंड की वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक, तो अब आप जरा मेरे इस वाले एरो वाली लाइन को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एज लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, लैम्डा विल इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि उसने बताया स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो लैम्डा इंक्रीज हो गया। कह रहे हैं अगर लैम्डा इंक्रीज हो गया है तभी कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या फर्क आ जाएगा? अच्छा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बताइए, पहली बात तो वेवलेंथ बड़ी हो गई, फिर ये बताएं डब्ल्यू का उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया हुआ? सर डब्ल्यू का उन्होंने फार्मूला दिया हुआ था वी डी ओवर लैम्डा। ठीक, अब आप खुद बताइए, अगर सॉरी लैम्डा ऊपर दिया था नीचे दिया था? लैम्डा डी ओवर एस था, लैम्डा डी ओवर एस था। ठीक है, लैम्डा डी ओवर एस था, लैम्डा लैम्डा डी ओवर एस। ठीक, इतनी सी बात है सर कि अगर लैम्डा इंक्रीज हो गया तो पक्की बात है डब्ल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बताइए डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, डब्ल्यू पे इफेक्ट बताना है। तो आप ये वाली बात लिखोगे जो यहाँ से अगर आप काम चला लें तो जरा टाइम की हमारी बचत हो जाएगी कि एज स्पीड इंक्रीज इट विल इंक्रीज लैम्डा। ठीक, when lambda increase then by this equation, दोनों इक्वेशन को रेफरेंस दीजिए, when lambda increase it will increase w, तो जो w होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यही वाली बात उन्होंने लिखी है कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो w इंक्रीज हो जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कैपिटल डी कैपिटल एस इन सबको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने से, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, लैम्डा बढ़ता है, और इन दोनों के बढ़ने से डब्ल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा बेटा, जहाँ मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ पे स्कूल का दरवाजा हो रहा है बंद, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ